नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए तांबे के कीड़े एकांकी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस क्लास में अपन भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी पढ़ रहे थे। और भुवनेश्वर प्रसाद द्वारा रचित कौन सा एकांकी पढ़ रहे थे अपन? तांबे के कीड़े नामक एकांकी का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। देखिए, इस एकांकी के पात्रों के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था। मैंने यूं कहा था कि मैं एकदम से नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं पात्रों के बारे में। तो सबसे पहला पात्र यहाँ पर अनाउंसर आ चुका, ठीक है, अनाउंसर आ चुका। और अनाउंसर के बाद ये एक स्त्री होगी, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अनाउंसर आ चुकी। एक पात्र तो अनाउंसर हो गई, ठीक है, जो क्या होगी? महिला ही होगी, महिला ही हो सकती है। उसके बाद दूसरा पात्र अपनों ने कौन सा देखा था? रिक्शा वाला। और तीसरा पात्र अपनों ने देखा था थका अफसर। ये तीन पात्र अपनों ने देखे। साथ साथ मैंने आपको बताया कि स्क्रीन के पीछे भी कुछ आवाजें आती रहती हैं, ठीक है, तो वो आवाजें भी बीच बीच में आकर अपना रोल निभाती है। और साथ साथ ज्यादातर आवाजें कहां पर आती है? एकांकी का प्रारंभ होता है तब, ठीक है। देखिए, इस एकांकी को मैं फिर से रिपीट में ले रही हूं। क्यों ले रही हूं? क्योंकि एब्सर्ड परंपरा का एकांकी है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो शुरू में अनाउंसर एकांकी की शुरुआत करवाती है। किस माध्यम से करवाती है? एक बात कहकर कि हम बेसरो समान अकेले इस दुनिया में आए, ठीक है, यहां से बात शुरू होती है। उसके बाद वो 2 सवाल पूछती है। 2 सवाल पूछने के बाद 3-4 लोग जो स्क्रीन के पीछे हैं वो आपस में पानी गिरने की बात पर बातें करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात है वो बीमारी तक पहुंचती है। और जैसे ही बीमारी तक पहुंचती है उसी समय स्क्रीन के पीछे से एक मर्दानी आवाज आती है। और वो मर्दानी आवाज क्या कहती है? वो यूं कहती है कि हमने एक नई इजाद की है, अर्थात एक नया आविष्कार किया है। और उस नए आविष्कार में क्या है कि जो बीज है वो कांच के बीज होंगे। उनको बार बार बोना नहीं पड़ेगा, उनको सिर्फ एक बार बो और 1000 बार काटो, वो सड़ेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार से वो नई इजाद के बारे में बता रहा है। यानी यहाँ पर कांच के बीज है वो अपने ने देख लिए, ठीक है। उसके बाद अपनों ने देखा है रिक्शा वाला सबसे पहले तो अपने आईनों के बारे में बात करता है कि मेरे रिक्शा में बहुत से आईने हैं और ये आईने ही राज करेंगे। क्यों? क्योंकि बरसात हो रही थी तो बादलों ने सूरज की तो हत्या कर दी, सूरज को तो मार दिया। अब आईने ही राज करेंगे। और जो नई इजाद थी ना, कांच के बीज, तो उनके लिए भी ये रिक्शा वाला यूं कहता है कि ये बीज कौन से उगने वाले हैं, कौन से नहीं उगने वाले, कौन से बोने, कौन से नहीं बोने, ये भी तय कौन करेगा? आईने तय करेंगे, क्योंकि राज किसका है? आईनों का है। तो इस प्रकार से है वो थोड़ी सी बकवास सी बातें यहाँ पर होती है जो आपस में कहीं भी संबंधित नहीं है, ठीक है। यहां तक अपनों ने पढ़ा था। उसके बाद अपन आ गए थे थका हुआ ऑफिसर पर। ये एक थका हुआ ऑफिसर है और इसका रोल पूरे एकांकी में एक बार तो प्रारंभ में आता है, फिर बीच में आता है और फिर अंत में। देखिए, प्रारंभ और बीच वाली दोनों बातें मैंने आपको बता दी। प्रारंभ में वो यूं कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूं और मेरे शरीर में, मेरी हड्डियों में थकान इस तरीके से जम चुकी है जैसे एक अंधे कुएं में सूखी मरी हुई बिल्ली जम जाती है, बेबी का जांघिया जम जाता है। तो इस प्रकार से वो अजीब से उदाहरण वहां पर देता है। पहली बार तो ये स्टार्टिंग में बात तो ये करता है, फिर बीच में वो पहली वाली बात आती है। यानी वो यूं कहता है कि देखिए, मैंने बहुत से लोगों की खोपड़ी चटकाई, यानी जब मैं अफसर था तब, और अब मैं उंगलियां चटकाता हूँ और कभी कभार जोक भी चटका लेता हूँ। और फिर वो एक पहेली, यानी एक जोक के रूप में एक पहेली कहता है, ठीक है। ये उसका बीच में आता है। मैंने आपको दोनों साथ में इसलिए बताए ताकि आपको दोनों इसकी बातें एक साथ याद रह जाए। तीसरी बार जब ये आएगा तब अपन बाद में बात करेंगे अंत में, ठीक है। एक पात्र और है जिससे पागल आया कहते हैं। देखिए, आया सामान्यतः अपन
माँ या पालने वाली माँ को कह देते हैं पागल, क्योंकि ये पागल सी है, पागलपन की सी हरकतें करती रहती है। ये एक पात्र है। देखिए ये पात्र शुरू से लेकर अंत तक एकांकी में 4-5 बार आती है। अंत में क्या बातें आती है, किस प्रकार से ये पागल आया बात करती है, उन चीजों को तो आप छोड़ दो, ठीक है। और बीच में और पहले जितनी बार भी ये आती है, ये एक ही वाक्य दोहराती है। और वो वाक्य मैं बता देती हूँ तो आप ये समझ लेना, जिस प्रकार से बार बार जगह जगह पर अनाउंसर झुंझुना बजाती है ना, उसी प्रकार से बार बार ये एक वाक्य दोहराती है। एक वाक्य क्या दोहराती है, जान बाबा, जान बाबा, मशालची बाबा, बाबा। अब बाबा किसको, कोई छोटा बच्चा है, और उसके लिए कहती है कि जान बाबा, मशालची बाबा, तुम खेलते खेलते कितनी दूर आ गए, देखो मैं तुम्हारी सूटर लिए हुए घूम रही हूं। सूटर, अब सूटर है वो कभी कहीं कहीं तो एकांकी में इस प्रकार से नाम आता है और कहीं कहीं इस प्रकार से नाम आता है। देखिए ये नाम ये है शूटर, ये शूटर, शूट करना, यानी ये इंग्लिश वाला आ जाएगा। शूटर ये स्वेटर से लिया हुआ है, ठीक है, स्वेटर के लिए कह रही है, मतलब एक बच्चे की स्वेटर लिए हुए पागल आया दौड़ रही है, और वो यूं कह रही है कि जान बाबा, मसालची बाबा, तुम कहाँ हो, तुम इतनी दूर खेलने के लिए क्यों आ गए, देखो तुम्हारा सूटर मैं कब से लिए घूम रही हूँ। देखिए शुरू से लेकर बीच में ये 4-5 बार आकर इसी वाक्य को बार बार दोहराती है, ठीक है। ये एक ये पात्र है। अब 2 पात्र और है जिनका इस एकांकी में सबसे लंबा संवाद चलता है, उनके बारे में अब अपन बात करेंगे। अपनों ने बात पहले पिछली क्लास में शुरू कर ली है, लेकिन फिर से देखते हैं। देखिए एक तो है परेशान रमणी, परेशान रमणी, और मशरूफ पति, मशरूफ पति। देखिए ये दोनों पति पत्नी हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं और इन दोनों का संवाद सबसे बड़ा है। ये किस प्रकार से बात करते हैं, शुरू का मैंने बता दिया, ये मथना पर बात कर रही है कि मैं अपने आप को मथूंगी, मैं पूरे संसार को मथूंगी, लेकिन मैं चुपचाप मथूंगी, मैं किसी को भी बताऊंगी नहीं। मेरी हंसी में चांद न चांद है न सूरज है, मैं जो भी काम करूंगी मैं चुपचाप करूंगी। चांद है न सूरज है का मतलब है कि चंद्रमा और सूरज के काम तो ऐसे होते हैं जो सबको दिखते हैं, परंतु मेरी हंसी में चांद सूरज कुछ भी नहीं है, अर्थात मैं जो करूंगी वो किसी को भी पता नहीं चलेगा। मैं चुपचाप अपने आप को मथूंगी, मैं संसार को मथूंगी। बाद में वो अपने आप से ही कहती है हाँ मैं सृजन भी करूंगी, लेकिन मैं नाश भी करूंगी, लेकिन सृजन करना ये जन्म और मृत्यु का काम ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तुम जानो, मैं तो सिर्फ नाश करूंगी। मतलब दोगली बातें ये यहाँ पर इस प्रकार से करती रहती है। और उसके बाद ये अपने पति से यूं कहती है कि तुम क्या बोल रहे थे। देखो सर्दी में अपन ये तो देख चुके कि सर्दी का मौसम है, तो सर्दी में हड्डियां जम जाती है और हड्डियों के साथ साथ इंसान की सोच भी जम जाती है, फीकी पड़ जाती है। और इसी कारण मैं कुछ सोच रही थी और मैंने तुम्हारी बात को ध्यान ही नहीं दिया, मैंने तुम्हारी बात सुनी नहीं। तो इसलिए वो यूं कहती है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन तुम्हारे शब्द थे बहुत अच्छे, बिल्कुल एक बच्चे के जैसे तुम्हारे शब्द थे। तो ये परेशान रमणी इस प्रकार से कहती है कि तुम्हारे बच्चे के समान शब्द थे, जो बहुत ही सुंदर शब्द थे, लेकिन तुमने बोला क्या वो मैंने नहीं सुना, क्योंकि मैं कहीं खोई हुई थी। जब ये बात करती है तब मशरूफ पति कहता है कि तभी तो मैं शराब पीता हूँ। ये बात मैंने पिछली क्लास में थोड़ी मोटी मोटी तो बता दी थी, अब अपन अच्छे से पढ़ते हुए चलते हैं। मशरूफ पति कहता है कि तभी तो मैं शराब पीता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शराब इतनी पीता हूं और ऐसे चाहता हूं कि पीता ही जाऊं और फिर मैं बच्चा हो जाऊं और मैं बिल्कुल बच्चे की सी बातें करने लगूं, तब शायद तुम्हें मेरी बातें सुनने भी लगे और तब शायद तुझे मेरी बातें समझ में भी आने लगे। क्यों? क्योंकि उससे बच्चे के शब्द तो सुनाई दे रहे हैं परंतु उसके नहीं सुन रहे, तो इसलिए वो उस पर इस प्रकार का कटाक्ष व्यंग्य करता है।
ठीक है। तो फिर परेशान रमणी कहती है कि देखो तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, तुम्हें इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को मथना चाहिए, तुम्हें अपने शरीर को मथना चाहिए, तुम्हें अपनी आत्मा को मथना चाहिए। जैसे ये फिर से शुरू हो जाती है मथने के लिए, तभी मसरूफ पति कहता है कि तुम ये ऐसे गैर रियाज शब्द क्यों प्रयोग में लेते हो। गैर रियाज का मतलब, गैर का मतलब जो नहीं है, और रियाज यानी जो रिवाज में या प्रचलन में। तो देखिए जो प्रचलन में नहीं है उस प्रकार के इतने स्टूपिड शब्दों को काम में तुम क्यों लेती हो। तो फिर अपने आप से ही कहता है कि मुझे नहीं पता इस शब्द के लिए दूसरा अच्छा शब्द कौन सा होता है, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस शब्द की जगह या इस बात को तुम और भी अधिक अच्छे ढंग से कह सकती हो। इस प्रकार से वो उसे राय देता है, उसे कुछ बातें कहता है। वो जब बातें कहता है तो परेशान ये रमणी यूं कहती है, मतलब बिना मतलब की बात, बेतुकी बात है, तुम्हारा ये रोज रोज आने का वादा, पता नहीं तुम कब आओगे, हर रोज 7:15 बजे का समय है और मैं तो तुम्हारा इंतजार करते करते बूढ़ी हो चुकी हूँ, जैसे सपनों में बात कर रही है। तो मतलब बिना मतलब की, कहां तो ये आपस में इस प्रकार की बातें कर रहे थे, कहां पर ये यूं कह रही है कि तुम आने का कहते हो, तुम वादा करते हो, आते नहीं हो, इस प्रकार की बातें ये कहने लगती है। तो इसकी जो पहले की बातें थी वो भी बहकी बहकी थी, यहां पर भी बहकी बहकी बातें थी। ये फिर यहां पर यूं कहता है कि देखो मुझे ऐसा कुछ नहीं पता। फिर ये अपना शुरू हो जाता है, मैं आंदोलन कर दूंगा, मैं लड़ाइयां करूंगा, मैं सब लोगों को बता दूंगा, मैं देश में आंदोलन कर दूंगा, मैं सबको अलग अलग कर दूंगा, मैं शरीर और दिमाग दोनों को अलग कर दूंगा। इस प्रकार से ये बहकी बहकी बातें करने लग जाता है। तो फिर ये रमणी यूं कहती है कि देखो तुम करते क्या हो, तुम ऐसे डरते क्यों हो और तुम ऐसे मायूस से क्यों दिखते हो। जैसे वो जोश में आकर और इस प्रकार की बातें करता है ना, तो फिर एकदम से चुप होता है। तो ये रमणी कहती है कि तुम डरते हुए क्यों लग रहे हो, तुम मायूस से क्यों लग रहे हो। जब ये इस प्रकार की बात कहती है कि तुम मायूस से क्यों लग रहे हो, तब ये कहता है कि नहीं, मैं डरते नहीं हूं, मैं देखता भी नहीं हूं, मैं सुनता भी नहीं हूं, नहीं मैं सिर्फ सुनता हूं, मैं देखता नहीं हूं। इस प्रकार से वो बातें करता है। तो तब ये परेशान रमणी यूं कह रही है कि जब तुम देखते हो, तुम सुनते हो या तुम कुछ भी करते हो तो तुम कैसे करते हो, कैसे करते हो। तो वो यूं कहता है कि देखो मैं कुछ भी सुनता हूं और सुनता हूं ना तो मैं बहुत ज्यादा डर जाता हूं, और मैं डरता हूं तो मुझे बहुत अधिक भय आता है, और भय आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है, क्योंकि मुझे नाश करना है, नाश करने के लिए भय अत्यंत आवश्यक है। यहां पर ये चीज अपन इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि देखिए आपकी कोई सहेली या आपका कोई मित्र है जिससे आपकी बहुत तेज लड़ाई होगी। अब लड़ाई हो गई तो वहां पर बातों की बजाय लड़ाई हाथों तक आ गई, ठीक है। तो आप बातों से आपस में लड़ रहे हैं, आप विवाद कर रहे हैं, उसी समय आपको भय होता है कि वो आपको मारेगा। तो जैसे ही आपके मन में इस भय ने उत्पत्ति की, अर्थात ये भय उत्पन्न हुआ, वैसे ही आप उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हो, खड़े हो जाते हो। यानी जैसे ही मन में भय आता है उसी समय हम किसी न किसी का नाश करने के बारे में सोचते हैं। तो इसी प्रकार से ये मशरूफ पति यूं कहता है। तो फिर ये कहती है कि अच्छा तो तुम डराई मत किया करो, तुम जब डरते हो तब तुम इस प्रकार की बहकी बहकी बातें करते हो, तो तुम डराई मत किया करो, तुम ऐसे किया करो, कुछ सोचा किया करो। तो फिर वो यूं कहता है कि हाँ मैं कुछ सोच रहा था, मैं कुछ सोच रहा था। नहीं, मैं कुछ सोच नहीं रहा था, मैं कुछ कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, मुझसे बादलों में से कोई आकर बात कर रहा था। कौन था, क्या बात कर रहा था, ये मुझे नहीं पता, कुछ अजीब था, लेकिन फिर कहता मैं नाश कर दूंगा। तो इसलिए फिर यहां पर वो यूं कहता है कि बादलों में से आकर मुझसे कोई बात कर रहा था। तो परेशान रमणी यूं कहती है कि जब बादलों में से आकर तुम्हारे साथ कोई बात कर रहा था तो तुमने क्या किया,
मैंने किया क्या, मैंने थोड़ी और पी ली, और क्या करूंगा, तो कि मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी और पीकर और फिर मैं कहां चला गया, निर्मला के पास चला गया मन बहलाने के लिए। अच्छा, अपना मन बहलाने गए या उसका, किसका मन बहलाने गए? देखो, मैं तो मन बहलाने के लिए गया था, अब उसका अपना वो मुझे नहीं पता। मैं मन बहलाने के लिए थोड़ी देर चला गया था और फिर वो बातें करने लगता है कि देखो मैं वहां पर गया, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ना डर जाता हूं, मैं बहुत भय खाता हूं, मैं बहुत कुछ देखता हूं, पर मैं यूं चाहता हूं कि जो मैं देखता हूं ना वो तुम मत देखो। तो फिर वो कहती है कि अच्छा, जो तुम देखते हो वो मैं यदि देख लूंगी तो क्या बिगड़ जाएगा? नहीं, यदि तुम वो चीज देख लोगी तो नाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं बहुत कुछ देखता हूं, पर मैं चाहता हूं तुम कुछ भी मत देखो, मैं डर जाता हूं। देखो, अगर ऐसा हो गया ना, तुमने देख लिया तो हम दोनों का नाश हो जाएगा, हम दोनों खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बात करता है ना, इस प्रकार से बहकी बहकी बातें करता है, तो परेशान रमणी समझ जाती है कि इसने बहुत ज्यादा पी ली है। और फिर परेशान रमणी यूं कहती है कि तुम्हें कहा हुआ है कि तुम्हें नहीं पीना चाहिए, परंतु फिर तुम इतनी क्यों पी लेते हो? तुम्हारा कोई करैक्टर ही नहीं है, अर्थात तुम जो बात कहते हो उस पर रहते ही नहीं हो। और इस प्रकार की बातें परेशान रमणी कहकर कहती है कि तुम किसी इंसान द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शे पर तो बैठ सकते हो, तुम तो बहुत ज्यादा लड़खड़ा भी रहे हो। इस प्रकार की बात कहकर और फिर परेशान रमणी रिक्शे वाले को बुलाती है और रिक्शे वाले को बुलाकर और यूं कहती है कि जल्दी चलो साहब की तबीयत खराब है। अब यूं लगता है जैसे तबीयत खराब का कह रही है और जल्दी चलने के लिए कह रही है, तो शायद ही इसे कहीं हॉस्पिटल वगैरह में ले जाने के लिए चल रही है। ठीक है, अब यहां पर यह होता है कि रिक्शा वाला आ जाता है, रिक्शा वाला आ जाता है और परेशान रमणी मसरूफ पति को रिक्शे में बैठा लेती है। ठीक है, अब ये तीनों रिक्शे में है, तीनों की तीनों, कौन? रिक्शा वाला, परेशान रमणी और मसरूफ पति। अब ये तीनों एक साथ है। ठीक है, रिक्शा वाला जैसे ही चल रहा है तभी मसरूफ पति फिर से शुरू हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है। और फिर रिक्शा वाला यूं कहता है कि तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे थका हुआ ऑफिसर कर रहा था, थका अफसर जैसी बातें कर रहा था ना, वैसे ही तुम बातें कर रहे हो। तो वो भी ऐसी बातें कर रहा था, कैसी? अंधा कुआं, अंधा कुआं, इस प्रकार से बातें वो कर रहा था। बिल्ली, सुखी बिल्ली, जांगिया, इस प्रकार से वो रिक्शा वाला कहता है। तो फिर वो मशरूफ पति, फिर वो परेशान रमणी कहती है कि कौन सी बातें, कौन सा ऑफिसर कर रहा था, क्या बातें? जब भी वो पूछने लगती है तब रिक्शा वाला कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मेरे रिक्शे में बहुत से आईने हैं। अब ये अपने आईनों वाले फिर राग अलापने लगता है। जैसे ही राग अलापने लगता है तो परेशान रमणी कहती है कि आगे देखो और रिक्शा चलाओ, आगे देखकर रिक्शा चलाओ। जैसे ही ये यूं कहती है कि आगे देखकर रिक्शा चलाओ, तो रिक्शा वाला तो रिक्शा चलाने लगता है और परेशान रमणी फिर मसरूफ पति से पूछती है कि तुम निर्मला के पास गए थे, क्या बातें की तुमने निर्मला से? मेरे बारे में पूछ रही थी क्या वो? जैसे ही परेशान रमणी मसरूफ पति से कहती है, पूछती है, तो मशरूफ पति उसी प्रकार से बहकी हुई बातें करता है। अच्छा, वो निर्मला तुम्हारे बारे में हाँ पूछ रही थी? नहीं, उसने तो कुछ भी नहीं पूछा, वो तो बादलों में चली गई। हम मान लो वो यूं कहता है कि वो बादलों में चली गई। तो जैसे ही मशरूफ पति बादलों की बात कहता है तो परेशान रमणी फिर कुछ सोचने लगती है और फिर सोचती हुई और फिर यूं कहती है कि तुम ऐसा नहीं सोच सकते क्या कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं, ठीक है, और मैं बादलों से उतर कर आई हूं, बादलों से उतर कर आई हूं। तुम निर्मला को ही बीच में क्यों लाते हो? निर्मला ही बादलों में क्यों रहती है, मैं क्यों नहीं रहती? मैंने तुमसे ऐसे ही विवाह किया,
जब परेशान रमणी ऐसे बात कहती है, तब मशरूफ पति फिर यूं कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बादलों में चली गई, वो समाप्त हो गई, वो वहीं रहने लगी, मुझे उसका कुछ नहीं पता। इस प्रकार से वो बहकी बहकी बातें करता है, और बातें जैसे ही करता है तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में आपस में बातें हो रही है, और इतनी देर में ही एकदम से ठोकर लगती है बहुत तेज रिक्शे की। और जैसे ही रिक्शे को ठोकर लगती है तो बहुत तेज गालमेल होता है, गोलमाल हो जाता है। लेखक यूं लिखते हैं कि गोलमाल हो जाता है। कैसे? इधर मशरूफ पति शोर मचाता है, इधर ये शोर मचाती है, इधर ये रिक्शा वाला शोर मचाता है, इधर ये थका हुआ ऑफिसर भी आ जाता है। अब ये थका हुआ अफसर भी यहाँ पर आकर और वो भी बात करने लगता है। अब इनके बीच में क्या क्या और कौन कौन सी बातें होती है वो देखिए आगे। अब यहाँ पर कहानी का या इस एकांकी का अंतिम पड़ाव है, और इस अंतिम पड़ाव में ही एकांकी का पूरा दृश्य आपके सामने निकल कर आएगा। देखिए कौन कौन है। एक तो रिक्शा वाला है, ठीक है, एक परेशान रमणी है, एक मशरूफ पति है, ठीक है, और एक यहां पर थका हुआ अफसर है, ठीक है। इस प्रकार से है। रिक्शा वाला टकराता है, ठीक है, रिक्शा वाला यहां पर आकर टकराता है, और यहां पर सामने थका हुआ ऑफिसर भी आ जाता है। ये चारों अब एक जगह इकट्ठे हो गए। मैंने आपको बताया था कि थका हुआ ऑफिसर प्रारंभ में आता है, मध्य में आता है और अंत में आता है। अब यहां पर इसका अंतिम समय यानी अंतिम बार ये यहां पर आया है। अब यहां पर किस प्रकार की बातें होती है। थका ऑफिसर जैसे ही यहां आकर एकदम से रुकता है, और वैसे ही ये यूं कहता है, मतलब जैसे रिक्शे को ठोकर लगी ना, उस दोनों का जिम्मेदार इन दोनों को मानता है, और उन दोनों को मानते हुए और यूं कहता है कि तुम दोनों इसको मार डालना चाहते हो। देखिए इससे बीच ये दोनों आपस में बात कर रहे थे, हम नाश कर देंगे, हम सब समाप्त कर देंगे, मैं खत्म कर दूंगा, मैं नाश कर दूंगा, इस प्रकार की बातें ये दोनों कर रहे थे। तब थका हुआ अफसर यूं कहता है कि तुम दोनों ने इसका अहित किया है, तुम इसका नाश कर देना चाहते हो। तो जब ये ऐसी बातें कर रहा है थका अफसर, तो वो यूं कहता है कि मैं जोर से सीटी बजाऊंगा। अब ये सीटी बजाने का कोई सिंबल है, कोई एक संकेत है, जिसका मतलब है कि ये जैसे ही बहुत तेज सीटी बजाएगा उससे इन दोनों का कोई ना कोई अहित होगा। या तो यूं हो सकता है कि ये बहुत तेज सीटी बजाकर आवाज करेगा, जिससे बहुत लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इनके साथ मारपीट हो सकती है। सामान्यतः अपन इसी प्रकार का सिंबल संकेत ले सकते हैं। ये थका ऑफिसर कहता है कि मैं इसके लिए सीटी बजाऊंगा, और मैं पूरी जान लगाकर सीटी बजाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम दोनों इसको मार डालना चाहते हो। तब परेशान रमणी यूं कहती है कि हम कहाँ मार डालना चाहते हैं, ये खुद आगे देखकर नहीं चल रहा था, मैं खुद बार बार देख रही थी इसको, ये आगे देखकर चल ही नहीं रहा था, तो ठोकर तो लगनी थी। तब ये यूं कहता है कि नहीं, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आगे देखकर चला रहा था, तुम लोग इसे मारना चाहते हो। तुम इस जाड़े में, इस पाले में, इतनी से तेज ठंड में तुम इसे बाहर लेकर आए, इसे दौड़ाया, इसे घुमाया, और फिर जाकर तुमने इसे मार डालने का प्रयास किया, और शायद इसका यहाँ पर पैर भी टूट गया है। तो यहाँ पर फिर परेशान रमणी यूं कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर मसरूफ पति फिर यूं कह भी देता है, वो यूं कहता है कि देखो, मैं मेरी पत्नी को समझा भी रहा था, मैं मेरी गृहिणी है या मेरी पत्नी है, मैं इसको कह रहा था कि देखो हम सब चीजों के कायल हैं, और जब तक नाश नहीं होगा तब तक नया नहीं बनेगा, तो इसलिए क्या हुआ, नाश हो गया। और जैसे ही ये बात कहती है तो ये और अधिक उग्र हो जाता है। ये यूं कहता है कि फिर तो मैं और जान लगाकर सीटी बजाऊंगा, मैं मेरी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन सीटी बजाऊंगा और तुम दोनों ने अभी जो नाश करने की बातें की उसका तुम्हें सबक मिलेगा। तब परेशान रमणी अपने पति की बात को संभालती हुई और थके हुए ऑफिसर को कहती है कि देखिए, मेरे पति है ना, थोड़े से हवा में रहते हैं,
और कभी कभार अपने दिमाग को आराम देने के लिए इस प्रकार की बहकी बहकी बातें करते हैं। इनकी बातों को सीरियस मत लो, दिमाग से मत लगाओ। इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये किसी का नाश नहीं कर सकते, बस इन्होंने ऐसे ही कह दिया। बहकी बहकी बातें कर जाते हैं ये कभी कभार। और बहकी बहकी बातें ये किसकी तरह कर जाते हैं? पागल आया की तरह कर जाते हैं। और पता है तुम्हें पागल आया, अब ये इसको कह रही है कि तुम्हें पता है पागल आया कौन सी है, कैसी है? पता है पागल आया यूं कहती है कि मैंने 200 पुस्तकें लिखी है, 200 पुस्तकें मैंने लिख डाली है। और वो है ना, देखती कुछ नहीं है, सुनती कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ढूंढती रहती है, ढूंढती रहती है। और फिर ये नया दांव खेल रही है और वो यूं कहती है कि वो पागल आया शायद तुम्हें ही ढूंढ रही है। यानी ये जब इन दोनों को दबा रहा था तो इसने इसको दबाने की सोची और ये यूं कह रही है कि पागल आया तुम्हें ढूंढ रही है, कि ये पागल से डर जाए। तब ये थका हुआ ऑफिसर यूं कहता है कि नहीं, मेरा उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं उससे बिल्कुल नहीं डरता, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। वो मुझे क्यों ढूंढेगी, मुझे ढूंढने का उसका कोई मतलब नहीं है। फिर ये सोचता है कि ये तो बातें घुमा रहे हैं दोनों। तो फिर ये अपनी बात पर आता है और यूं कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम दोनों का नाश करूंगा और मैं तुम दोनों को समाप्त करूंगा। तुम लोग हो ही ऐसे, तुम लोग यूं चाहते हो कि एक जानवर जो रिक्शा खींचने वाला है उसका तुम अहित कर दो, उसको तुम नष्ट कर दो। तुम ऐसी बातें करना चाह रहे हो। जब ये थका हुआ ऑफिसर यूं कहता है कि तुम जानवर को नष्ट कर देना चाहते हो, तब परेशान रमणी चिल्ला कर कहती है कि तुमने इसको जानवर समझ रखा है? ये तुम्हें घोड़ा दिखता है या तुम्हें गधा दिखता है? कौन दिखता है तुम्हें? बैल दिखता है? तुम इसको, इंसान को जानवर बना देना चाहते हो। तब मसरूफ पति अपनी पत्नी को कहता है कि देखो, अपन इस थके हुए अफसर का ही नाश कर डालते हैं, अपन इसको ही समाप्त कर डालते हैं, अपन इसको समाप्त कर देंगे तभी अपन बच पाएंगे, तभी अपना उद्धार होगा। ठीक है, तो इसलिए वो मसरूफ पति है वो फिर यहाँ पर जब थका हुआ ऑफिसर यूं कहता है ना कि तुम लोगों ने जानवर को मारा, तब ये यूं कहती है कि तुम जानवर समझते हो। फिर मसरूफ पति जोर जोर से बोलने लगता है, इसको तो कह देता है, तो फिर ये कहता भी है कि दोनों में क्या खुसर फुसर हो रही है। फिर ये जोर से बोलने लगता है कि मैं आंदोलन करूंगा, मैं लड़ाइयां करूंगा, मैं विदेशों तक लड़ाइयां पहुंचाऊंगा, मैं आलमगीर लड़ाइयां करूंगा, मैं इतना ज्यादा बड़ा आंदोलन करूंगा कि सबका नाश हो जाएगा। इस प्रकार से ये बहुत तेज तेज आवाजें करता है और वो यूं भी कहता है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों हमेशा, पहले तो ये दोनों मुकर जाते हैं कि हम नाश ही नहीं करते, हम तो सृजन करते हैं। अब फिर कहते हैं कि हम दोनों नाश करेंगे और पागल आया आकर हमें बचाएगी। जैसे यूं कहता है, पागल आया वहां पर हाजिर, और पागल आया आते क्या कहती है, जान बाबा, मसालची बाबा, तुम बहुत दूर तक आ गए, तुम्हारे शूटर में कीड़े लग गए। अभी तक तो शूटर लिए घूम रही थी, अब वो क्या कहती है, तुम्हारी शूटर में कीड़े लग गए, ठीक है, और तुम्हारा शूटर खत्म कर दिया। अब मसरूफ पति पागल आया को देखकर इतना भावुक हो जाता है, दोनों पास में खड़े होकर सुबकते हैं, जैसे पागल आया इसी को ढूंढ रही थी और ये इसी के लिए बेचैन था। इस प्रकार से दोनों साथ में खड़े होते हैं और दोनों आपस में बातें करते हैं। तो उसी समय पागल आया यूं कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे जान बाबा, और उसी दौरान एक आवाज आती है। आवाज कौन सी आती है कि पागल आया यूं कहती है, आवाज किस चीज की है ये हमें पागल आया बताती है। पागल आया कहती है कि रिक्शे वाले ने थके हुए ऑफिसर को मार डाला। किस चीज से मारा? अपने आईने से उसने थके हुए ऑफिसर को मार डाला। अब इसने आईने से इसको मार डाला, अर्थात इसने एक व्यक्ति का नाश कर दिया, और नाश भी बहुत ही अच्छा किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये बच गए, ये सब के सब बच गए, कि नाश भी बहुत अच्छा किया है।
अब यहाँ पर पागल आया कहती है कि हमें रिक्शे वाले के ऑटोग्राफ को बड़ी बड़ी कंपनियों में भेजना चाहिए, अर्थात हमें उसका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, उसके पर्चे छपवाने चाहिए, उसके पोस्टर लगवाने चाहिए, क्योंकि इसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत अच्छा नाश किया। तो यहाँ पर रिक्शा वाला इस प्रकार की बातें करता है, सॉरी, रिक्शे वाले के लिए पागल आया मशरूफ पति के साथ इस प्रकार की बातें करती है। फिर मशरूफ पति है वो पागल आया के साथ बातें करता है, और जैसे ही बातें करता है उस समय फिर एक औरत की आवाज आती है। देखिए यहाँ पर पागल आया कहती है ना कि तुम्हारी सूटर में कीड़े लग गए और तुम्हारे सूटर को खत्म कर दिया। तो उस बात पर एक स्त्री की तेज आवाज आती है, और फिर तेज आवाज क्या आती है, नई इजाद। देखिए पहली नई इजाद कौन सी थी, कौन सी थी, कांच के बीज, ये थी कांच के बीज थी पहली नई इजाद। वो किसने बोली थी, एक गंभीर मर्दानी आवाज थी। अब एक आवाज आती है स्त्री की आवाज, एक औरत की आवाज आती है, और वो यूं कहती है कि हमारी नई इजाद क्या है, तांबे के कीड़े, हमारी नई इजाद है तांबे के कीड़े, और जो किसको खा सकते हैं, कांच के बने सूटर को खा सकते हैं। अर्थात मसरूफ पति जिसे पागल आया ढूंढ रही थी, उसका जो सूटर है वो कांच का बना हुआ है, और उसको तांबे के कीड़ों ने समाप्त कर दिया। कांच का सूटर होता ही नहीं है, तांबे के कीड़े होते ही नहीं है। ये सारी बातें होते ही और यहां पर तो पर्दा आ जाता है, मतलब ये सब चीजें तो हट जाती है यहां से, और इन सब चीजों के हटते ही यहाँ पर अनाउंसर खड़ी होकर आ जाती है, जो अब तक बार बार झुंझुना बजा रही थी, ऑडिटोरियम में बैठी हुई थी। वो खड़ी होकर आती है और वो यूं कहती है कि अब तक हम लोगों ने जो भी बात पढ़ी, जो भी बात सुनी, जो भी समझी, कहीं कोई मतलब निकला? बिल्कुल नहीं निकला। अब कि इस बात के बारे में, इस तांबे के कीड़े, कांच के सूटर के बारे में यदि लेखक से पूछा जाए कि तुमने ऐसा क्यों लिखा, तो शायद लेखक के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। हाँ, वो मन बहलाने के लिए ये बात जरूर कह सकता है कि देखो, ये जो मैंने नाटक लिखा है वो लोगों में विचार उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि नीरसता बनी रहती है ना सब जगह, तो हम नीरस क्यों है, इस प्रकार का विचार व्यक्त करने के लिए, और लेखक जवाब दे सकता है, परंतु इसका कोई मतलब नहीं है। पर फिर अनाउंसर कहती है कि एकांकी अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 मिनट का गाना और होगा। और उस समय लेखक हमें बताता है कि अंत में आपको एक 2 मिनट का गाना करवाना है, और गाने में रिक्शा वाला घुंघरू बांधकर आता है, और कहते हैं कि एक सामान्यतः रामलीला जैसे जोकर का तो नहीं हो, परंतु एक मजाकिये से टाइप का एक पात्र लेकर आना होगा आपको, और वो पात्र अजीब से कपड़े पहन कर आएगा, और फिर वो डांस करेगा, वो नाचेगा। और नाच कैसा होना चाहिए, बहुत सुंदर नाच नहीं होना चाहिए, सिर्फ उछल कूद होनी चाहिए। और फिर वो गाना गाता है। गाना कौन सा गाता है, बीवी बोले नहीं बोले नहीं बोले नहीं, कुंडा खोले नहीं खोले नहीं खोले नहीं, उड़ हो रही बरसात रे, बीवी बोले नहीं बोले नहीं बोले नहीं। और वो इसी गाने पर कूद रहा है, और वो बहुत ज्यादा कूद रहा है, तो यहाँ पर अनाउंसर हंसने लगती है। वो बहुत तेज, बहुत ज्यादा हंसती है, तो उसके मुख पर लालिमा छा जाती है, और वो बहुत ही सुंदर कोमलांगी दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर इसी दृश्य के साथ एकांकी पूरा हो जाता है। मानती हूं एकांकी समझने वाला नहीं था, फिर भी मैंने थोड़ा सा रुचिकर बनाकर इसको, और शायद पूरे एकांकी को 2 बार आपको समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। बाकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।